आखिर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ऐसा क्यों कह रही हैं कि मौजूदा दौर में आप किसी को उंगली थमाओ तो वो आपकी उंगली को काटने का काम करते हैं। आखिर क्या वजह है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे का दर्द सामने उभर कर आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि इंद्रेश कुमार यह कह रहे हैं कि अहंकार की वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई। आखिर क्या वजह है कि मोहन भागवत भी बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए उन्हें सबक, उन्हें नसीहत देते हैं। बड़ा सवाल ये, और इन चेहरों पर गौर कीजिए। वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार यानी कि आरएसएस। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भाजपा के अंदर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं? उसके लिए मैं आपके सामने कुछ बयान लेकर आया हूं। यह मेरे कल्पना की उड़ान नहीं है। आज मैं आपको तथ्यों से बताने वाला हूं कि आखिर मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। सबसे पहले सुनिए, सुंदर भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता सुंदर भंडारी, जो कि आप जानते हैं कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, उनका नाम लेकर किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया कहते हैं कि आज के दौर में तो, और जाहिर सी बात है उनका इशारा अपनी ही पार्टी की तरफ है, कि आप किसी को उंगली थमा दो तो वो आपकी उंगली को काटने का काम करता है, हाथ को काटने का काम करता है। सुनिए वसुंधरा राजे सिंधिया का दर्द। भंडारी जी ने कितने कार्यकर्ताओं को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया कि आप लोग सब बैठे हो, आज इतने सब आए हुए हैं, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हम सब के जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौध खड़ा करके हम लोगों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और उस राजनीतिक पनडुब्बी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़कर उनको ले जाने का काम किया। पर वफा का वो दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, और कोई उपकार होता था तो उस उपकार को भी अच्छी तरह से समझते थे और उसको भी माना करते थे। लेकिन आज आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे थे। और आपको समझना पड़ेगा क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। वो भजन लाल शर्मा जिन्होंने 2023 से पहले एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। हां, 2003 में वो एक विधानसभा चुनाव लड़े थे किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से और 6ठे नंबर पर आए थे। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। उनके बारे में शोध क्या कहता है उस पर गौर कीजिएगा। शर्मा ने 2003 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान सामाजिक न्याय मंच के टिकट पर भरतपुर के नदबई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा और 5वें स्थान पर रहे। उन्हें केवल 5,900 से अधिक वोट मिले और 6.28 वोट शेयर के साथ उनकी जमानत जब्त हो गई। मगर भजनलाल शर्मा हो, विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, या मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस करीब 1 दर्जन सीटें जीत गई। क्या राजस्थान के अंदर किसी पर कोई कार्रवाई हुई? क्या पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाकर, क्या जेपी नड्डा ने दफ्तर बुलाकर उन पर कार्रवाई की कि आखिर क्यों कांग्रेस जो है वो राजस्थान में 11 से 12 सीटें जीत गई? यह सवाल तो किया जाएगा ना, मगर यह सवाल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भजनलाल शर्मा जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावेदार हैं, इसलिए उन्हें कोई नहीं छू सकता। यही बात चुभ रही है पार्टी के पुराने दिग्गज नेताओं को। सुनिए शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने क्या कहा, उनके लहजे के दर्द को महसूस कीजिए। वो कह रहे हैं कि मेरे जो पिता हैं उनके सामने केंद्र भी नतमस्तक है। सुनिए क्या कहा उनके बेटे ने। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे,
लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है, आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की गिनती की जाती है। और बात यहां तक नहीं रुकती दोस्तों, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत। याद कीजिए मोहन भागवत ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी थी अहंकार के मुद्दे पर, नसीहत दी थी मणिपुर के मुद्दे पर कि मणिपुर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। और इंद्रेश कुमार, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत से दूर रह गई तो इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर अहंकार भर गया है। और अहंकार कहां से उभर कर आता है बताइए? स्वाभाविक सी बात है, जब इंद्रेश कुमार अहंकार की बात कर रहे हैं तो वो अहंकार आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। याद कीजिएगा इंद्रेश कुमार ने क्या कहा था। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए जो शक्ति। और फिर वो मुद्दा जिसकी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान नहीं जाता, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने मणिपुर मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उसको लेकर तल्ख तेवर अपनाए थे मोहन भागवत ने। याद है कि आप भूल गए? यानी कि उन तमाम मुद्दों पर अब आरएसएस हमला बोल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कमजोर नब्ज है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। भाजपा बहुमत से 32 सीटें दूर रह जाती है और अब पार्टी की जो बड़े बड़े नेता हैं या आरएसएस है, वो लगातार उग्र हो रहा है और वो इंतजार कर रहे हैं। किस बात का इंतजार, कुछ देर बाद मैं आपको बताता हूं, मगर याद कीजिए मणिपुर पर क्या कहा था मोहन भागवत ने। जी हां, ये तमाम नेता इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगले 2 सालों में विधानसभा चुनावों के क्या नतीजे आने वाले हैं। मगर क्या 2 साल का ये इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि अगले 100 दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत कोई बहुत बेहतर नहीं है। महाराष्ट्र में तो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी हुई है कि आइए प्रचार में उतरिए, मुझसे सीधा मुकाबला कीजिए। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस दोस्तों। वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, आरएसएस के तमाम जो दिग्गज हैं, उनकी निगाह महाराष्ट्र पर है। याद कीजिएगा किस तरह से चुनौती दी थी उद्धव ठाकरे ने। आणि मोदीजी, मी तुम्हाला आमंत्रण देतोय, विधानसभेचा प्रचार महाराष्ट्रात आत्तापासून सुरू करा। मी आहे आणि तुम्ही आहे, फक्त या शेंडाने बाजूला ठेवा। नाव चोरायचं नाही, वडील चोरायचे नाहीत, धनुष्यबाण चोरायचं नाही, धनुष्यबाण बाजूला ठेवा, नवीन निशाणी घ्या, मिंद्याच्या वडिलांचा फोटो लावा आणि या समोर। हरियाणा में भी जहां पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, वहां पर भी धीरे धीरे जो है कांग्रेस के पक्ष में आग सुलग रही है। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। जी हां, चाहे महिला पहलवान का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में है। याद कीजिएगा किस तरह से पूर्व गृह मंत्री ने माफी मांगी थी जब किसानों पर गोलियां चली थीं, जिसमें एक किसान मारा गया था। पूर्व गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी और इस तरह की तस्वीरें आपको और आगे दिखाई देंगी जब हरियाणा में चुनाव प्रचार होगा। और यह मत भूलिए दोस्तों कि कई गांवों में तो भाजपा के प्रत्याशी जा भी नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका अर्थ साफ है कि हरियाणा में भाजपा की हालत पतली है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने जो है अभी से अपने चुनाव प्रचार को गर्म कर दिया है। याद कीजिएगा दोस्तों, 5 साल पहले चुनावों में लड़ी भी नहीं थी कांग्रेस, बावजूद इसके भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था। बावजूद इसके अपनी पिछली सफलता नहीं दोहरा पाई थी। वो पूरी तरह से आश्वस्त थी चौटाला जी पर। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर आरएसएस की निगाह है।
अगर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनावी नतीजे भाजपा के खिलाफ जाते हैं, तब ये आवाजें और बुलंद होने वाली हैं। ये मत भूलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कई जो स्थानीय नेता हैं, अब वो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है, क्योंकि उन्हें हार का सामना कहीं और नहीं, अयोध्या में करना पड़ा था, फैजाबाद में करना पड़ा था। और उसके बाद आपको याद होगा, गुजरात लॉबी ने हार का ठीकरा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश की थी और उसका पलटवार हुआ था। कई नेता लगातार कहने लग गए थे, भाजपा के कई कार्यकर्ता कहने लग गए थे कि गुजरात से आई हुई सोच उत्तर प्रदेश पर न लादी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे थे। याद कीजिएगा, पत्रकार समीरात्मज मिश्र ने इसी मंच पर इस बारे में जानकारी दी थी। आपको याद है कि आप भूल गए? सुनिए समीरात्मज ने क्या कहा था। भले ही कुछ बड़े नेताओं के बयान ना आए हों, लेकिन ये चर्चाएं होने लगी हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही पूरी तरह से फोकस होकर के जब चुनाव लड़ा गया, किसी और फेस को वहां आगे नहीं किया गया। बावजूद इसके क्या स्थिति रही कि इतनी ज्यादा, लगभग 30 के करीब सीटें कम हो गई। महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, चाहे वो अयोध्या फैजाबाद सीट हो, चाहे वो अमेठी सीट हो, ऐसी जगहों पर महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे, लोकसभा क्षेत्र थे, वहां क्यों हार गए। और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो तो उठ रहा है वाराणसी की सीट पर। यह कहा जा रहा है कि अगर मोदी जी का फेस इतना ही प्रभावी था तो अपने चुनाव क्षेत्र में वाराणसी में, जहां पर वो पिछला चुनाव लगभग 4,80,000 मतों से जीते थे, इस बार घट करके वो मार्जिन केवल 1.5 लाख पर क्यों सिमट गया। यही नहीं, ऐसा नहीं था कि वाराणसी में प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया था, हर बार देते थे, इस बार भी समय दिया था। वाराणसी के आसपास की कई सीटों पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, रोड शो किए थे। प्रचार के जितने तरीके होते हैं, कहीं कोई कमी नहीं रखी थी। बावजूद इसके वाराणसी में किसी तरह से प्रधानमंत्री जीत तो गए, लेकिन आसपास की तमाम सीटें वो हार गए। चाहे मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल लगी हुई सीट जो चंदौली है, वहां से उनके केंद्रीय मंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महेंद्र नाथ पांडे, वो हार गए हैं। उसके अलावा बनारस के आसपास की घोसी, गाजीपुर, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें से कई सीटें ऐसी थी जो पिछले बार अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीती गई थी। तो अब ये वाराणसी में ही मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों का भी ये कहना है कि किसी और पर जिम्मेदारी, ठीक है, और लोगों की भी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद भी इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम उन्हें वो अपनी सीट पर मार्जिन बरकरार रखते, या फिर जो आसपास की जो हारी हुई सीटें हैं, कम से कम वहां ये स्थिति ना होती। और एक बात और बताऊं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के इस तरह के बहुत से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कि बनारस के हैं या और जगहों के, आसपास के जगहों के हैं, वो इस तरह के सवाल लगातार उठा रहे हैं। अब मैं बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की कर रहा हूं, तो मैं आपको गोदी मीडिया में छपने वाली एक खबर बताता हूं। गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात है बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना, पत्रकार बोले सीएम को साफ करने का बन रहा है प्लान। और खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, आप भविष्य का खेला समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मिली हार को बीजेपी के लिए गले से नीचे उतारना मुश्किल होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद समीक्षा बैठकें भी हुई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर उन्हें हार की रिपोर्ट भी सौंप दी है। हार के बाद अयोध्या में महंत राजूदास और डीएम नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत भी हो गई है। हालांकि राजनीतिक पत्रकारों का मानना है कि यूपी में मिली हार के जरिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है। आप सोचिए दोस्तों, अगर अगले 100 दिनों में बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा हार जाती है, बाद में झारखंड हार जाती है, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान होगा? और बेशक इन राज्यों में बीजेपी जीत जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त भाजपा की हालत बहुत पतली है। उस वक्त वहां हालात बिल्कुल दोफाड़ हो गए हैं।
भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा, अमित शाह बेशक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके जो समर्थक हैं, उनसे जो जुड़े राजनेता हैं, उनके अंदर बगावत के सुर अब बुलंद होते जा रहे हैं और यह बगावत गुजरात लॉबी की तरफ है। और स्वाभाविक सी बात है, जब नाराज गुजरात लॉबी से है तो नाराजगी इन दो चेहरों से भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जेपी नड्डा की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं वो रबर स्टैंप हैं। उन्हें किस तरह से अमित शाह धकिया देते हैं, उसकी ढेरों तस्वीरें हमारे सामने उभर कर आई हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बेशक आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की जा रही है, मगर इतना आसान नहीं होगा। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो इसका असर एक ऐसे राजनीतिक भूचाल के तौर पर सामने आएगा कि भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर अपने वजूद की लड़ाई लड़ती दिखाई देगी। तो देखा आपने, मुद्दा सिर्फ राजस्थान नहीं है, मुद्दा सिर्फ वसुंधरा नहीं है, मुद्दा सिर्फ शिवराज सिंह चौहान नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते हैं दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई थी तो वो शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं, उनकी मेहनत की बदौलत थी। मगर फिर प्रधानमंत्री ने उन्हें रौंद दिया और उनकी जगह मोहन यादव, जिनकी पृष्ठभूमि उज्जैन की थी, उन्हें बना दिया मुख्यमंत्री। आज की तारीख में सवाल उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से भाजपा के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें सभी सीटों पर जीत मिली लोकसभा में, मगर उसका श्रेय सिर्फ भाजपा को नहीं जाएगा। हम यह नहीं भूल सकते कि कांग्रेस ने लड़ाई तक नहीं लड़ी, कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। यह मत भूलिए कि किस तरह से कमलनाथ ने एक निहायत ही घटिया और वाहियात खेल खेला था विधानसभा चुनावों में, जहां उन्होंने कांग्रेस की मदद तक नहीं की। 10 बजे के बाद वो घर से बाहर नहीं निकलते थे प्रचार के लिए। एक रहस्यमय तरीके से कमलनाथ जो है वो भाजपा की मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे, और फिर याद कीजिए किस तरह से वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। मकसद था भाजपा में शामिल होना, मगर फिर ना उन्हें खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, और छिंदवाड़ा से भी उनके बेटे नकुलनाथ हार गए। जो दोगला खेल कमलनाथ कर रहे थे, जो दोहरी सोच दे रही थी, उसकी उन्हें सजा मिली। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी शानदार जीत मध्य प्रदेश में मिली। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाजपा ने मेहनत की, बल्कि इसलिए कि वहां पर कांग्रेस ने लड़ाई ही नहीं लड़ी। मगर अब अगले 5 सालों में कोशिश निरंतर की जाएगी, गंभीरता से की जाएगी, और भाजपा इस बात को भली भांति जानती है। मगर मध्य प्रदेश का चुनाव दोस्तों अभी बहुत दूर है। अभी तो अगले 100 दिनों में फैसला हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आरएसएस का विश्वास बना रहता है या नहीं। क्योंकि अगर अगले 2 सालों में लगातार भाजपा चुनाव हारती गई तो मान के चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अविश्वास बढ़ता जाएगा। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर 5 साल के बीचों बीच 2-2.5 सालों में कोई बहुत बड़ा खेला हो जाए, चेहरे बदल जाएं, मुखौटे बदल जाएं, और फिर आप केंद्र में देखें एक बिल्कुल नया चेहरा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।